मतलब एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन तुम लोग कब लोगे? एडमिशन जो लोग जैम निकालेंगे 2022 वाला, तो एडमिशन कब होता है? जुलाई एंड में, मतलब अगस्त फर्स्ट वीक, है ना? तो जुलाई एंड में मोस्टली। तो उस टाइम तक जो पास हो जाएंगे वो लोग एलिजिबल है, ये मतलब है यहाँ पे देखो। सो तुम लोग देख पा रहे होगे, परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स और सीपीआई, है ना, या सीजीपीए इन द क्वालिफाइंग डिग्री इज रिलैक्स्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु नाउ नाउ टू जस्ट पास फॉर जैम, है ना? मतलब जस्ट तुम्हें बीएससी में पास होना है, तुम जैम के लिए एलिजिबल हो, मतलब ये है। और मैंने लिंक भेज दिया, तुम आगे पढ़ सकते हो, उसमें यही लिखा है। पहले ये होता था ना कि लाइक इन द क्वालिफाइंग डिग्री, लाइक बीएससी जो है, तो बीएससी में या बीए जिसका है, तो उसमें तुम्हें वो चाहिए था 55%, 5.5, जो भी ये सब है, तो ये सब इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, ये मैंने भेजा था, द कैंडिडेट मस्ट पास द क्वालिफाइंग एग्जाम ना इन केस ऑफ कैंडिडेट इज प्रमोटेड विदाउट अ मार्कशीट। तो ऐसा भी हुआ है, कहीं जगह एग्जाम हुए नहीं, ऐसे पास हो गए हैं बिना ग्रेड के ना, तो उस केस में प्रमोशन सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट ये चाहिए। ओके, तो ये बस इन्फॉर्मेशन था, काम पे आते हैं। तो हमने लास्ट कुछ क्लासों में ये कंप्लीट किया यहाँ तक। ठीक है, ये पार्ट फिनिश किया है। आज हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो ये पार्ट जल्दी से खत्म करके, सो ये पार्ट करना है। और इसमें क्या है, ये जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं साहू वाली, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत एलिमेंट्री बुक है, तो ये मतलब एडवांस लेवल की बुक नहीं है, तो ये बिगनर्स के लिए अच्छी है। तो इसमें क्या है, ये वाले टॉपिक तो है, ये भी टॉपिक है, ये भी टॉपिक है, ये नहीं है, मतलब इस बुक में ही नहीं है। ठीक है, कंप्लीट कंसिस्टेंसी है, रिलेटिव एफिशिएंसी है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये भी है लेकिन उतना डिटेल में नहीं है, बट है। राव ब्लैक बेल एंड ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, एंड देयर एप्लीकेशन, तो ये नहीं है, ये वाला पोर्शन इसको मैं कट कर रहा हूँ। सो राव ब्लैक बेल थ्योरम नहीं है, लेमन सेफी थ्योरम नहीं है, एंड देयर एप्लीकेशन भी नहीं है। क्रैमर राव इनइक्वालिटी इन्होंने डिस्कस किया है, मतलब थीटा के लिए सर, इसका जनरलाइज वर्जन नहीं है, तो ये एलिमेंट्री लेवल पे है। तो ये चीज़ मैं, बाकी जो नहीं है उसको मैं बाहर से कराऊंगा दूसरी बुक से, जैसे रोहतगी में है, कैसेला बर्गर में मिलेगा, और रोहतगी है, या देखेंगे गुप्ता कपूर, तो इस बुक से मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जो टॉपिक नहीं है अभी जो है उसको हम डिस्कस करते हैं इस बुक में। ठीक है, ओके जी। तो किसी को कुछ पूछना हो तो बोल सकते हो। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, ये क्वेश्चन किसी का हुआ है? मैंने ट्राई नहीं किया, फर्स्ट क्वेश्चन। कोई नहीं, फिर से ट्राई करना, नहीं किया तो। इसका आंसर 1/4 आता है, मतलब मेरा 1/4 आया, तुम लोग चेक कर लेना। ओके, तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। 7 है ना? So, 57। ओके, तो पहले कहाँ से स्टार्ट करें? इस बुक में पहले इन्होंने अनबायस्ड डिस्कस किया है, फिर तो हम लोग सिलेबस के हिसाब से चलते हैं पहले, है ना? तो पहले हम अनबायस्ड डिस्कस कर लेते हैं, फिर सफिशियंसी, अनकम्प्लीट तो है नहीं, तो कंसिस्टेंसी, सफिशियंसी, अनबायस्ड। तो अनबायस्ड तो बहुत इसका डेफिनेशन बहुत ट्रिवियल है। सो लाइक वी हैव बेस्ट एस्टिमेटर, है ना? कोई एस्टिमेटर है, मान लो टी एक एस्टिमेटर है, टी का मतलब टी विल बी अ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, है ना? इसमें थीटा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता है दिस इज अ स्टैटिस्टिक्स, ये एक स्टैटिस्टिक्स होता है, और स्टैटिस्टिक्स इज फ्री ऑफ पैरामीटर। सो कोई तुम्हारे पास सैंपल है ना, साइज n का,
एंड लाइक ऐसा है, चलो लेट x1 x2 xn be a sample of size n from a population with मान लो डिस्ट्रीब्यूशन है या पीडीएफ है उसका x1 x2 मतलब ऐसे x1 x, चलो पहले x के लिखते हैं तो डायरेक्टली f ऑफ x इन्वॉल्विंग थीटा, ठीक है, उसमें थीटा होगा। सो एन एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक्स है ना, यू कैन राइट कोई स्टैटिस्टिक्स है, सो स्टैटिस्टिक्स t, t का मतलब यहाँ लिखा है फंक्शन ऑफ x1 x2 xn का, इसमें पैरामीटर नहीं होगा। सो t इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा, मैं थीटा के लिए लिख रहा हूँ है ना, या फॉर जी थीटा, जी थीटा मतलब थीटा फंक्शन ऑफ थीटा होगा, लाइक थीटा स्क्वायर थीटा क्यू है, थीटा स्क्वायर प्लस थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। सो स्टैटिस्टिक्स टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा इफ, तो क्या डेफिनेशन है इसका, सो हाउ वी राइट expectation of t is equal, हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, जो भी है, तो ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब ये एक पैरामीटर स्पेस लार्जर थीटा है, या इसको दूसरे फॉर्म में ऐसा लिखा था मैं ओमेगा थीटा, मतलब ये पैरामीटर ओमेगा थीटा का मतलब है कि दिस इज अ होल स्पेस ऑफ थीटा, थीटा के जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उसका सेट फॉर ऑल थीटा। सो ये डेफिनेशन है, मतलब बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि जो एस्टिमेटर होगा उसका मीन जो है तुम्हारा थीटा आता है, तो मीन दैट एस्टिमेटर इज, या स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम तुम्हारा अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो डेफिनेशन बहुत यूजुअल सा है। अब इसमें कुछ हम वेरीफाई करें, जैसे हमने पहले क्या पढ़ा है, हमने अभी मेनली 3 मेथड पढ़ा है एक्चुअली, बट 2 मेनली काम का है, जैसे हमने पढ़ा है मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर है ना, फाइंड करना, और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फाइंड करना। तो जैसे हम कुछ एस्टिमेटर निकाल के देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो कि यू हैव पॉपुलेशन जो यूनिफॉर्म, सो लाइक इफ यू हैव x1 x2 इस तरह से xn, ठीक है, दिस अ यूनिफॉर्म 0 थीटा है, ओके, मतलब सैंपल है तो IID होगा। अब क्वेश्चन ये है कि पहले तो बताओ इसका क्या मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या आता है इसका, और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या है इसका, दोनों बताओ मुझे। सब लोग फाइंड करो, मैं हमने लास्ट कुछ क्लास में यही डिस्कस किया है, सो याद है डायरेक्टली बताओ, नहीं है तो अभी फाइंड करो। सर एमएलई तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक 2x बार एमएलई, Okay. और ये क्या आया था 2x बार 2x 2x बार। बार। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को याद नहीं है वो फाइंड कर लो, तो जरूरी नहीं याद हो है ना, उसके लिए प्रैक्टिस बार बार करोगे तो याद रहेगा। सो नहीं है तो ये मेथड्स है ना, इसका हमें पता है पीडीएफ क्या होता है, किसी एक के लिए लिखेंगे तो 1/थीटा व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड थीटा। सो यहाँ से फाइंड करोगे तो ईच एक्स आई जो है लेस देन थीटा, मतलब थीटा मोर देन एक्स आई है, थीटा मोर देन मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो गया इसका, उस तरह से एमएलई फाइंड कर लो, वो डिफ्यूजिंग फंक्शन है तो उस तरह से। और मेथड ऑफ मोमेंट तो बहुत इजी है, इसका थीटा मीन जो आता है पॉपुलेशन मीन थीटा/2 होगा, और जो सैंपल मीन x बार लेते हैं हम, तो x बार इज इक्वल टू थीटा/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह आ गया। क्वेश्चन ये है इन दोनों में से कौन सा अनबायस्ड है, सो व्हिच वन इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा, क्वेश्चन इज एमएलई है ना, व्हिच वन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा। तो आप दोनों का मीन फाइंड करके देखेंगे, जिसका मीन थीटा के इक्वल आएगा वो आपका है ना, ये एक स्टैटिस्टिक्स है, ये भी एक स्टैटिस्टिक्स है। सो इफ यू फाइंड 2 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 टाइम x बार है ना, या इसको मैं मान लो t1 बोल देता हूँ, इसको मैं t2 बोल देता हूँ, ठीक है। क्या होगा मीन इसका, 2 तो बाहर कर लोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार, और IID है तो x बार का मीन वही होगा जो इसका मीन है, थीटा/2, सो 2 टाइम थीटा/2, तो कितना आ गया ये थीटा
है ना। मतलब यहाँ से हम फाइंड करेंगे, एक्चुअली इसका मीन तो हमें पता ही है, ईच एक्स आई हैज मीन थीटा बाई 2, है ना। हमें पता है कि ईच एक्स आई हैज मीन थीटा बाई 2। तो अगर तुम बोलोगे मतलब एक्स बार का हमें पता है मीन वही होता है जो ई एक्स का होता है, क्योंकि आई डी है। तो इस केस में ऐड करेंगे एन टाइम से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। तो फाइनली थीटा आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो T1 है मतलब 2x बार जो है अनबायस्ड है ना। 2x बार जो T1 था, दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा। ठीक है। व्हाट अबाउट xn? xn का मीन क्या आएगा? ये भी अनबायस्ड है, थीटा बाई 2। चेक करो। सो हाउ वी कैन फाइंड मीन? हमें अब xn का मीन चाहिए, ठीक है जी। सो क्वेश्चन है एक्सपेक्टेशन ऑफ T2, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तुम्हें nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पीडीएफ पता होना चाहिए नहीं? सो पीडीएफ क्या होता है बताओ जी। n क्या था? x raised to n minus 1 upon theta raised to n. थीटा रेज़ टू n। अच्छा, मुझे x को मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि मैं xn का वो कर रहा हूँ ना। ये पीडीएफ तुम उसका बता रहे हो xn का, ठीक है ना। Yes sir. 0 to इसके theta. हाँ, इसका हमने फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ा था, n टाइम, फिर था एफ एक्स रेज़ टू पावर जो CDF है उसकी पावर n-1 इंटू PDF। एक बार चेक कर लेना जी, मिस्टेक ना हो। सो लाइक 0 टू थीटा, तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करके बताओ। इंटीग्रेट करो अपने नोटबुक सब लोग, बताओ मुझे क्या होगा। थीटा बाई n प्लस 1। बाकी लोग भाई अंधविश्वास मत पालो, तुम लोग भी करके देखो क्या आपका n भी। थीटा बाई n प्लस 1। थीटा एन n बाय थीटा बाई n थीटा बाई n प्लस 1। n थीटा बाई n+1। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये अनबायस्ड है जो सेकंड है नो। है ना। तो ये नहीं होगा। किसी को इसमें डाउट है देख लो एक बारी, अगर कुछ पूछना हो तो। सर डेफिनेशन एक बार फिर से बता दो। किसका, अनबायस्ड का? यस सर। हाँ, मतलब आपके पास कोई एस्टिमेटर पता है, मान लो कोई एस्टिमेटर दे दिया हमने, कोई स्टैटिस्टिक्स दे दिया, हमने पूछा वो अनबायस्ड है क्या, तो हमें उस एस्टिमेटर का मीन फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल एस्टिमेटर हमने निकालना सीखा है, जैसे मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर या MLE या कुछ और भी हो सकता है, ये तो 2 स्टैंडर्ड मेथड है, और भी कोई एस्टिमेटर हो सकता है ना, इसके अलावा भी। तो हमें चेक करना है क्या ये अनबायस्ड है क्या, तो हमें चेक करना है इसका मीन क्या उस पैरामीटर के इक्वल आता है क्या। मैथमेटिकली ये डेफिनेशन है कि उसका जो मीन है एक्सपेक्टेशन फाइंड करने से, मीन हम फाइंड करते हैं ना नॉर्मली। मीन का डेफिनेशन क्या होता है, x इंटू PDF, x इंटू FX dx, कंटिन्यूअस है तो, और डिस्क्रीट है तो समेशन लेंगे। जैसे मीन फाइंड करते थे x का, है ना, EX हम लोग जानते हैं, तो वही x की जगह t आ गया। अब t क्या है, फंक्शन ऑफ x1 x2 xn है, तो उसका हमें मीन फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे था, तो हमने क्या किया है, मुझे चेक करना है, हमारे पास 2 एस्टिमेटर है T1 और T2। अब मुझे चेक करना है क्या T1 अनबायस्ड है, T2 अनबायस्ड है, तो हम मीन फाइंड करेंगे। 2 बाहर आ गया, मीन ऑफ, और ये फॉर्मूला हमारे पास है, E ऑफ x बार वही होता है जो E ऑफ x1 होगा, मतलब x1 x2 xn सबका मीन सेम है, तो कोई भी एक ले लो x1, और x1 का मीन थीटा बाई 2 हमने वो यूज किया है। एंड यहाँ पे फिर सेकंड में क्या किया हमने, इसका मीन निकाल रहे हैं nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, एक अलग फंक्शन हो गया। अब तो मुझे जिसका मीन निकालने से EY निकालना है, तो EY का डेफिनेशन क्या होता है उसके हिसाब से, जैसे आप अगर यूज कर रहे हो एक्सपेक्टेशन ऑफ y है, तो मुझे फिर इसके हिसाब डेफिनेशन y FY dy इस तरह से,
ई ऑफ एक्स है, तो एक्स एफ एक्स डी एक्स, सबको डेफिनेशन पता है, तो ये यूज कर रहा हूँ। तो अब एक्स एन आ गया, तो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, अब एक्स एन का पीडीएफ यूज करना होगा। ठीक है, तो ये एक्स टाइम और पीडीएफ ऑफ एक्स एन। अब ये चेक कर लो पीडीएफ सही है ना, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ। समझ आया जी। और उसके बाद हमने मीन निकाला, ये क्या मिला मुझे, एन थीटा अपॉन एन प्लस वन। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट इक्वल टू this is not equal to, sorry, theta, right? So this is not equal to theta, that's why क्या होगा, अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमारा सेकेंड एस्टिमेटर आया था, दिस इज नॉट अनबायस्ड। ठीक है, क्लियर हुआ जी रोहित? Yes, sir. हाँ, और किसी को कुछ पूछना है इसमें? सिंपल डेफिनेशन है, मीन एस्टिमेटर का पैरामीटर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे इसमें पूछता है कि व्हाट इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा अपॉन 2, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम एस्टिमेटर ढूंढेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन होता है इसी क्वेश्चन में कि व्हाट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा अपॉन 2, ठीक है, इन एबव क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, अब हमें वो एक एस्टिमेटर ढूंढना होगा जिसका मीन थीटा अपॉन 2 आ जाए, मतलब ई ऑफ, मुझे टी ढूंढना होगा जिसका मीन क्या हो, थीटा अपॉन 2 आ जाए। तो ये मतलब मुझे ढूंढना है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज टी, वो ऐसा एस्टिमेटर बताओ। तो उसके टर्म में जो हमने फाइंड किया है, लाइक हमने ये पता है कि अभी हमने क्या देखा है कि मीन ऑफ 2x बार जो हमने फाइंड किया वो थीटा आया है ना, t1 था। सो ई ऑफ 2x बार इज थीटा। तो क्या करोगे, 2 तो कांस्टेंट है, यू कैन टेक इट आउट, 2 ई ऑफ x बार यहाँ से आ जाएगा थीटा, और 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो ई ऑफ x बार कितना मिला तुम्हें, थीटा अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x बार है, दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर, है ना, इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली थीटा अपॉन 2। सर जी सर अगर 2/थीटा बोलता तो क्या करते? तो ढूंढो 2/थीटा मीन कब आएगा, कैसे ढूंढोगे, तो उसके लिए फिर अलग मेथड होगा। 2/थीटा के लिए तुम्हें ढूंढना होगा मीन 2/थीटा कब आएगा। तो पहले 1/थीटा देखो मीन कब होगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। अब ये नहीं कि 1/x बार कर देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं। तो ऐसा नहीं करेंगे। ओके, तो डेफिनेशन क्लियर है सबको, एक दो क्वेश्चन और करो। मतलब डेफिनेशन बेस्ड ये प्रैक्टिस के लिए, मेन प्रैक्टिस करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अच्छा, तुम लोगों ने जैसे देखा था, लाइक चलो हमारे पास है x1 x2 और xn, ठीक है, दीज आर IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। चलो यहाँ पे मैं देता हूँ वेयर सिग्मा स्क्वायर इज नोन, मतलब सिग्मा स्क्वायर नोन है, तो ये अननोन, इसको एस्टिमेट नहीं करना था। ये कुछ गिवन है, लाइक मैं 1 भी दे सकता हूँ, चलो मान लो ये 1 है। सो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमने 1 दे दी, नोन है मतलब, ठीक है, मतलब यहाँ सिग्मा स्क्वायर 1 है जो कि नोन है। अब क्वेश्चन ये है, पहले बताओ व्हाट इज द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर फॉर दिस म्यू, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर म्यू इन दिस पॉपुलेशन। सर x बार है दोनों। दोनों x बार आएगा, चेक कर लो एक बार सब लोग, दोनों एक्सपायर हैं सर। ठीक है ना। तो ये तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर बहुत इजी है, क्योंकि मीन म्यू है और सैंपल मीन है ना, पॉपुलेशन मीन म्यू है, सैंपल मीन x बार इक्वल हो गया। MLE के लिए तुम्हें थोड़ा वो प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। या कोई और इजी वे है MLE के लिए, मतलब एक तो है कि लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे तुम, फिर म्यू की वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि थीटा की जगह म्यू है यहाँ पे। तो जिनको याद है ठीक है, नहीं याद है तुम क्या करोगे, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे
देन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू म्यू, जैसे हमने लास्ट कुछ क्लासेस में फाइंड किए हैं मेनली, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो पैरामीटर की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। तो ये तुम्हारा आया x बार। ओके, अब क्वेश्चन ये है क्या ये x बार अनबायस्ड है? यस सर। तो ये बहुत इजी सा है चेक करना। तो ई ऑफ एक्स बार हमें ऑलरेडी पता है कि ई ऑफ एक्स बार का मीन वही है जो किसी भी एक तुम ले लो x1 x2 कोई भी एक रैंडम वेरिएबल, और इसका मीन यहाँ तुम्हें गिवन है म्यू है, तो इसका मतलब है सिंपल है, तो ये अनबायस्ड हो गया। ओके, जिसको इसमें डाउट है पूछो, अगर ये कैसे आया तो वी कैन फाइंड दैट, हमने मेथड सीखा है वैसे मैं करूंगा। डेफिनेशन बेस्ड अनबायस्ड फॉर म्यू, ये तो बहुत ट्रिवियल है। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है कि x1 x2 और xn दीज आर IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। चलो यहाँ पे मैं म्यू नोन देता हूँ, वेयर म्यू की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, है ना, या म्यू चलो रहने दो ऐसे ही, म्यू इज नोन, ठीक है, मीन दे रखा है तुमने, या चलो म्यू को मैं 0 दे देता हूँ हमारे कंफर्ट के लिए। सो म्यू रख 0 रखे, म्यू रखे, म्यू नोन है, चलो म्यू रखते हैं। सो म्यू इज अ कांस्टेंट, तुम्हें इसको एस्टिमेट नहीं करना, सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करना है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर एंड व्हाट इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड करो, याद है तो बताओ, नहीं तो फाइंड करो। सो फॉर द सिग्मा स्क्वायर थिंग, तुम्हें प्रॉब्लम है सिग्मा स्क्वायर से, तुम रीनेम कर सकते हो, सो यू कैन रीनेम इट एज नॉर्मल म्यू थीटा, सिग्मा स्क्वायर को मैंने नाम दे दिया थीटा, तो उससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा और प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज अननोन, तो अननोन है उसी को हम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। सर ये दोनों 1/1 समेशन एक्स वाई माइनस 1 अपॉन अपॉन समेशन एन, नहीं 1/n इंटू मल्टीप्लीकेशन समेशन समेशन आई फ्रॉम 1 to m एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई। एमएलई भी यही होता है सर। ओके, चेक करो जी, एक बार चेक कर लो। 1/n समेशन एक्स बार की जगह म्यू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे म्यू तुम्हें नोन है, चेक करो। यस सर। सो म्यू इज नोन टू यू, एक बार चेक कर लो ना, मुझे करना पड़ेगा। सो मेथड ऑफ मोमेंट्स में एक्स बार ही होगा, एमएलई में म्यू हो जाएगा मेरा। ओके, तो इसमें एक्स बार रहेगा, अच्छा इसको अगर चेक करना है तो मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो करना है तो। एक बार जिनको करना है वेरीफाई करके देख लो, और कुछ अलग आ रहा है तो बताओ। चेक कर रहे हो, देख लो, जिनको प्रॉब्लम है चेक कर लो, पड़े मैं वेट कर रहा हूँ।
आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है, एक बार चेक करो। फाइन करके देख लो, उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सही है सर, वही आएगा। ठीक है ना, बस चेक कर लो। क्योंकि अच्छा अगर इसमें अलग अलग केसेस है ना, हमने 2 केस अभी केस कंसिडर किए हैं, जिसमें एक तो म्यू नोन था सिग्मा स्क्वायर, दूसरा केस होगा जब दोनों अननोन है ना, तो उसमें थोड़ा सा तुम्हें अलग एफर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब क्वेश्चन ये है, क्या ये अनबायस्ड है? नो सर, कोई सा भी नहीं? नो। एमएलई तो नहीं है, एमएलई से। सो क्वेश्चन है, जैसे मान लो मैं इसको T1 नाम देता हूँ फर्स्ट वाले को, और सेकेंड वन इज T2। सो क्या होगा, T1 का मीन क्या होगा? So what is mean for T1? एमएलई मेरा मीन नोन होता है, तो उस केस में सिग्मा जो एस्टिमेटर होता है वो अनबायस्ड होता है, और जिस केस में अननोन होता है उस केस में अनबायस्ड नहीं होता है, वहां पे 1/n-1 रहेगा तब अनबायस्ड होगा। तुमने रट्टा मार रखा है, हम इसका बताओ मीन क्या आएगा? व्हाट इज सर मीन रट्टा फॉर नहीं T1? अभी हाँ, तो व्हाट इज मीन फॉर T1? सर n-1/n। अच्छा, क्वेश्चन है, जैसे किसी को सॉल्व करना हो तो कैसे कर सकते हो, तो इसको तुम एस स्क्वायर के टर्म में ब्रेक कर n-1 से ऊपर, n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम आई स्क्वायर एस स्क्वायर बना सकते हो तुम इस तरह से, यस सर। इस तरह से आएगा। इसको तुम एस स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हो ना, n-1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, n को बाहर कर लो, यस सर। तो ये हो गया एस स्क्वायर तुम्हारा है। और हमने ये पहले वेरीफाई किया हुआ है कि ई ऑफ एस स्क्वायर। हाँ, और हमने पहले वेरीफाई किया हुआ है कि ई ऑफ एस स्क्वायर जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है, ये थिंक प्रूव भी किया था। और वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर जो होता है, आई थिंक था 4, सॉरी क्या था, 2 सिग्मा 4/n। चेक करो एक बार क्या था, ये था क्या, n-1 सर। वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर क्या आया था? सर यही था 2 ठीक है, सिग्मा रेज़ टू 4/n-1। हाँ, तो हमने ये पहले एक बार वेरीफाई किए हुए हैं, तो ओके। तो यहाँ पे क्या है, मतलब इस तरह ब्रेक करके तुम डायरेक्टली मीन ले लो T1 का, तुम्हारे पास ये आ गया। ओके, व्हाट अबाउट मीन ऑफ T2? तो इसका मतलब है कि T1 तो डायरेक्टली एस्टिमेटेड नहीं है, T1 का मतलब हो गया ये जो क्वांटिटी है, बट तुम इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हो, है ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो T1 हमारे पास है, देखो ये एमएबी और एमएलई मैं डायरेक्टली इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेथड तुम लोगों को पता है ना। हो सकता है बहुत लोगों को याद नहीं, मुझे भी याद नहीं रहता, क्योंकि थोड़ा मैं उसमें फाइंड करता हूँ जब जरूरत पड़ती है तो। सो इसके अकॉर्डिंग है ना, जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है तब तुम याद रख सकते हो, अदरवाइज कंफ्यूजन होता है तो फिर फाइंड कर लो। सो यहाँ से क्या है, T1 जो हमने यहाँ फाइंड किया है 1/n समेसन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, है ना, i फ्रॉम 1 to n, दिस इज नॉट अनबायस्ड, ठीक है। और दूसरा क्या है, अच्छा इसी को तुम्हें अनबायस्ड में कन्वर्ट करना, तुम क्या कर सकते हो, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। सो मॉडिफाई करोगे तो क्या होगा, इस n को और n-1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा n टाइम T1/n-1, क्योंकि नंबर्स को तुम एक्सपेक्टेशन के अंदर बाहर ले सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तुम्हारे पास आ गया है ना, किसके लिए, फॉर मैं बात कर रहा हूँ सिग्मा स्क्वायर के लिए, ठीक है ना, नॉट अनबायस्ड फॉर सिग्मा स्क्वायर। सो यहाँ से क्या मिला मुझे कि ये जो क्वांटिटी है T1/n-1, दिस क्वांटिटी, जिसको तुम अगर ब्रेक करोगे तो लाइक ये बचेगा 1 - n, जो कि एस स्क्वायर था एक्चुअली, xi माइनस x बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, दिस इज वो अनबायस्ड फॉर, ये एक्चुअली एस स्क्वायर ही है ना। तो तुम्हें अगर एस स्क्वायर की डेफिनेशन पता है, सो यू कैन सी
फॉर सिग्मा स्क्वायर। ओके, इसमें किसी को डाउट है? अब ये फाइंड करने का है, तुम ना फाइंड करके एक बार वेरीफाई करना, ठीक है। यहाँ म्यू नोन है, तो बस सिग्मा स्क्वायर तुम्हारा अननोन है यहाँ पे। अब नेक्स्ट केस जो मैं बोल रहा था, तो लाइक तीसरा केस में ये है कि क्वेश्चन होगा x1 x2 xn दिस आर IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, है ना, दोनों अननोन है, वेयर म्यू इज अननोन एंड सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। तो इस केस में पहले तो ये बताओ कि मीन का तो MLE फॉर म्यू, सर ऊपर जो सर T1 का निकाले ना सर अनबायस्डनेस, वो n-1 सिग्मा स्क्वायर बाय n होगा ना, या n/n-1 होगा? आप अच्छा एक मिनट चेक कर लो, एक मिनट मैंने क्या किया है, हमने ये सही लिखा है क्या? हाँ ये सही लग रहा है। n/n-1 सर आ रहा है। अच्छा मतलब यहाँ n/n-1 आ रहा है, देख लो, सही है सर, सही है ना, यहाँ n/n-1 लेफ्ट साइड में, ठीक ठीक है ना। ओके, तो इस केस में जब दोनों म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर अननोन है, सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर फॉर म्यू एंड व्हाट इज द MLE फॉर म्यू, ठीक है। एक तो ये है, इसमें आई थिंक फर्क नहीं पड़ेगा। देन व्हाट इज द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर एंड MLE फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो क्या क्या चेंज आएगा? सर MLE और म्यू के लिए तो x बार ही होगा, और इसमें दोनों वो म्यू मतलब 1/n समेशन xi माइनस x बार हो तो जाएगा। यहाँ तो दोनों x बार रहेगा, ठीक है, चेक करने पड़ी। और यहाँ पे तुम्हारा ये भी सेम रहेगा दोनों, क्योंकि तुम्हारा म्यू यहाँ नोन है, तो इट विल बी xi माइनस x बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम, आई थिंक ये वाले क्वेश्चन हमने वहाँ डिस्कस नहीं किया डिटेल में जब, इसमें चेक कर लो, इसमें किसी को डाउट है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। तो इसमें डाउट नहीं होगा, और यहाँ भी इस तरीके से फाइंड करना पड़ेगा तुम्हें। MLE फाइंड करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है इसमें, क्योंकि तुम्हें वो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना, फिर डिफरेंशिएट करना या लॉग लेके सब करना पड़ेगा। ओके, तो हमने इसको वेरीफाई तो किया ही अभी ऊपर। सो लाइक यहाँ से तुम देख सकते हो कि तुम्हें पता है E ऑफ x बार वो म्यू ही आना है, मतलब x बार इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर म्यू, और यहाँ से इसका फाइंड करोगे, सो दोनों सेम ही है, लाइक T यू कैन से। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ T जब फाइंड करोगे तो वो तुम्हारा आएगा n-1/n सिग्मा स्क्वायर, लाइक पहले जो हमने किया था, क्योंकि ये n-1/n एस स्क्वायर है, और एस स्क्वायर का मीन हमें पता है कि सिग्मा स्क्वायर होता है। तो फिर से T जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर तो नहीं है, बट उसको कन्वर्ट है ना, सो T इज नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ जो हमने लिया है x बार वो है। ओके, देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन ऐसे मैं लिख रहा था रैंडमली, तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, जो एस स्क्वायर है ना, जैसे ये था x1 x2 xn दिस आर IID, है ना, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, बोथ अननोन है। तो जो एस स्क्वायर होता है, डेफिनेशन तुम सबको पता है,
ठीक है, दिस इज अनबायस्ड फॉर सिग्मा स्क्वायर, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुमसे पूछ रहा है कि लेट x1 x2 x5, ठीक है, 5 इसने सैंपल लिया है, बी अ सैंपल ऑफ साइज 5 फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 थीटा। तो अभी हमने n के लिए डिस्कस किया है पहले, तो तुम यूज कर पाओ। यूनिफॉर्म 0 थीटा है, जहाँ थीटा अननोन है ना, वेयर थीटा इज अननोन। सो क्वेश्चन है इफ टी है k टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो nth मतलब यहाँ 5th ऑर्डर होगा, n हमने 5 लिया है। सो दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है, इफ दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, तुम्हें दे रखा है, देन फाइंड k क्या आएगा। तो यू कैन यूज दैट रिजल्ट, हमने पीछे यूज किया है, मतलब इसको सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का था। मान लो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, अच्छा, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ के बताओ। Six by five. तो 6/5, तो हमने क्या किया था, हमने वहाँ पे हमें जैसे इसका एस्टिमेटर फाइंड करना है, मतलब ई ऑफ टी हमें पता बता रखा है इन्होंने। अच्छा, अनबायस्ड एस्टिमेटर किसका, थीटा का, ठीक है, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो थीटा है तुम्हारे पास, तो इसका मतलब है, मतलब मैं वैसे ही सॉल्व करता हूँ, k टाइम 5th ऑर्डर स्टैट्स, दिस इज थीटा। सो इफ यू सॉल्व k तुम बाहर ले सकते हो, है ना, एंड इफ यू फाइंड द एस्टिमेटर ऑफ x5, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x5 है ना, सो k एज इट इज, या k को तुम चाहो तो राइट में भेज सकते, कोई बात। अब यहाँ हम, है ना, x टाइम 5th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF, क्योंकि हम मीन इसका फाइंड कर रहे हैं, तो इसका आया था n x की पावर n-1, थीटा की पावर n था, तो यहाँ n की जगह 5 है, तो उसमें 5 रख दो। तो डायरेक्ट एक्शन का यूज कर देते हैं सर, जो n/n+1 इंटू थीटा वाला चीज था सर, उसको नहीं यूज कर वही सकते। वही मैं कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ मैं, उतना हमने, ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो ऐसे करेंगे। ओके, तो हमने भी फाइंड किया है। ओके, तो हमने पीछे फाइंड किया था xn का मीन कितना आया था, n+1/n थीटा, ठीक है, हाँ, इसको यूज कर लेते हैं, चलो। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी फाइंड किया था, तो याद नहीं है यहाँ, हाँ, सो यार एक मिनट, ये आया था ना, बेटा हो गया, n थीटा अपॉन n+1, ठीक है, एक हमने मीन फाइंड किया था nth ऑर्डर स्टैट्स का, n थीटा अपॉन n+1, सो यहाँ n थीटा अपॉन n+1, n थीटा अपॉन n+1। ओके, अब n हमारा क्या है यहाँ पे, 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास है नाउ। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन ने बोला था k टाइम 5th ऑर्डर स्टैट्स, दिस इज थीटा, सो k बाहर है, और k5 मतलब सॉरी 5th ऑर्डर स्टैट्स का मीन, तो यहाँ से आएगा 5 थीटा अपॉन 6 इज इक्वल टू थीटा, डायरेक्टली मैंने यूज कर लिया, ठीक है, मीन ऑफ xn, तो यहाँ से डायरेक्टली आ गया, ठीक है। तो थीटा थीटा यू कैन कैंसिल, यहाँ 1 बचा, तो k इज 6/5। तो याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो उतना करते जो मैं कर रहा था, है ना। यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिनको डाउट हो भाई बीच में पूछना। ये तुमसे बोल रहा है कि लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल विथ मीन 2। ओके, तो क्वेश्चन है लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल ऑफ मीन 2। ठीक है, और आगे दे रहा है लेट T1 and T2 be unbiased estimator for of second and third moment of x and about mean। अच्छा, about this mean करें, so about its mean है ना, so moment about mean बोला है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, इसको मैं चेंज। क्वेश्चन है लेट T1 T2 बी द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सेकंड एंड थर्ड मोमेंट ओनली। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है तुमसे, कुछ लिखा दिया होगा अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन। ठीक है, सो क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है फाइंड द unbiased estimator for its third moment। ठीक है, about its mean है ना, in terms of T1 and T2। ओके, क्वेश्चन अब क्लियर है। x कोई रैंडम वेरिएबल, इसका मीन तुम्हें 2 दे रखा है, और T1 एक एस्टिमेटर है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है इसके सेकेंड मोमेंट का अबाउट ओरिजिन, एंड T2 जो है अनबायस्ड एस्टिमेटर इसके थर्ड मोमेंट के राउंड। तो क्वेश्चन है क्या होगा अनबायस्ड एस्टिमेटर इसका ऑफ x का, है ना, थर्ड मोमेंट ऑफ x अबाउट इट्स मीन इन टर्म्स ऑफ T1 T2 में आंसर बताना है तुम्हें। तो इसको ट्राई करो। इन शॉर्ट लाइक T1 जो है EX स्क्वायर का है ना, अनबायस्ड एस्टिमेटर है, और T2 जो है EX क्यूब का है अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो पूछ रहा है E ऑफ x माइनस 2 होल क्यूब का क्या होगा अनबायस्ड एस्टिमेटर। फाइंड करके बताओ, ट्राई करो, और नहीं होता है तो भी बताओ। जी सर T2 minus 61 plus 16 T2 माइनस 61 6T1 plus 16 प्लस 16। yes sir. ओके, सिंपल तुम्हें देखना है दिया क्या है। सो यू हैव गिवन T1 अनबायस्ड एस्टिमेटर है सेकेंड मोमेंट का, तो EX स्क्वायर हो गया, और T2 सेकेंड T2 जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मतलब x माइनस 0 का होल क्यूब। तो क्वेश्चन है तुम्हें T मान लो है एस्टिमेटर जो है E ऑफ x माइनस 2 होल क्यूब का। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज T, तो यही पूछा है कि व्हाट इज T, है ना। तो मैंने मैथमेटिकल लिख दिया इस क्वेश्चन को, तो मीन 2 था, इसीलिए थर्ड मोमेंट अबाउट मीन होगा x माइनस 2 की पावर 2।
सो सभी लोगों का आंसर यही आया। तो यहाँ तुम्हें क्या करना, बस ओपन करना है इसको, है ना। यू हैव टू ओपन दिस एंड चेक करना होगा क्या आता है। सो मुझे टी पता लगाना है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से ओपन करोगे, ई ऑफ एक्स माइनस टू होल क्यूब, तो ए माइनस बी होल क्यूब तो आता ही है, इसको ओपन कर लो। सो ए क्यूब क्या होगा, माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, तो यहाँ 6 हो जाएगा, और प्लस 3ab²। ठीक है। तो यहाँ से EX³ जो है तुम्हारे पास, ओपन करोगे तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 होगा, और ये -8 -6, मैं एक्सपेक्टेशन को ब्रेक कर रहा हूँ, तो E ऑफ x² को लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 एंड +12 एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है 2 है, मैंने इस एक्सपेक्टेशन को इनसाइड शिफ्ट किया है ब्रैकेट में। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x³, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ 8, एक्सपेक्टेशन ऑफ 6x², एक्सपेक्टेशन ऑफ 12x, 12 बार x का 2 था। सो फाइनली यहाँ से क्या मिला, एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 माइनस 6 टाइम, चेक करना एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 एंड प्लस कितना हो गया ये 24 माइनस 8, तो +16। ठीक है यहाँ तक, हाँ ये आंसर है। तो अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, E ऑफ T के टर्म में। अच्छा, अगर एक ही एक्सपेक्टेशन में लिखोगे तो क्या होगा, T2 माइनस 61 प्लस 16, क्योंकि इसको भी ओपन करेंगे तो यही वाली टर्म आएगी। तो मुझे एक्चुअली E ऑफ T के फॉर्म में लिखना है। सो T एक्चुअली कुछ और नहीं, E ऑफ T लिखोगे दैट T इज नथिंग बट T2 माइनस 61 प्लस 16। तो ये इस तरह से ये एस्टिमेटर आएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास है, so like let x1 x2 xn be a random sample from a population with mean mu, ठीक है, मतलब अननोन है, so we want to write unknown mu and unknown variance, नॉर्मल नहीं दिया, ठीक है, कोई सैंपल है, अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये है तुमसे, which of the following is या आर है ना अनबायस्ड फॉर या अनबायस्ड एस्टिमेटर, यू कैन राइट ऑफ म्यू। बताओ। तो पहला ऑप्शन है, तुम लोग जानते हो, एक तो एक्स बार है, दूसरा ये है, मतलब एक्स बार को तो ओपन करके लिखोगे तो ये कुछ ऐसा है, x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन में क्या आएगा तुम्हारे पास n। जो दूसरा है तुम्हारे पास, अब वैसा होगा x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, इस तरह से लास्ट में क्या होगी nxn, है ना, जिस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। c तुम्हारे पास है
x1 xn माइनस 1 अपॉन मान लो है n माइनस 1 एंड d होगा तुम्हारे पास ओनली x1। बताओ सिर्फ पहला तो होगा। सर ऑल 4 होंगे। चेक कर लो एक बारी। तो बस डेफिनेशन लगाना है तुम्हें, है ना। all 4 बाकी लोगों को समय मीन लगाओ, सब में एक्सपेक्टेशन लगा के देखो क्या क्या आंसर आता है। All are correct. सारा सही है सर। तो सब में तुम मीन अप्लाई करो, मीन अप्लाई करोगे सो यू विल गेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑल आर द अनबायस्ड एस्टिमेटर। इसका मतलब ये है कि यूनिक नहीं होता है ना, दिस इज नॉट यूनिक। प्रूफ कैसे करेंगे, इसको फाइंड करना है। सब में मीन फाइंड करके देखो, लास्ट से स्टार्ट करोगे। व्हाट इज ई ऑफ x1? तो हमने दिया था कि जो हर रैंडम वेरिएबल का मीन जो है, क्योंकि रैंडम सैंपल आईआईडी है तो मीन म्यू ही है, तो म्यू हो गया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पहला और ए एन सी का तो सेम लॉजिक है, क्योंकि दोनों मीन पहले n का है, दूसरे n-1 सैंपल का है। तो ई ऑफ फाइंड करो फर्स्ट वाले का, सो x1 x2 xn अपॉन n है, मतलब x बार है, तो अगर a 1/n बाहर हो जाएगा, सबका मीन म्यू है, तो म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू n टाइम n म्यू अपॉन n, है ना, n म्यू अपॉन n, तो ये म्यू आएगा 1/n बाहर। इस तरह से मैं डिटेल में कर रहा हूँ, वैसे x बार है, हमें पता है x बार का मीन क्या होता है, सेम आता है जो किसी भी ईच xi का है। और ऐसे ही ई ऑफ सेम थिंग, सेम वे में तुम्हारा उसका होगा x1 से लेके xn-1 अपॉन n-1, और इसका भी म्यू आएगा उसी ऊपर वाले तरीके से। और इसका फाइंड करो बी ऑप्शन में क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 एंड सो ऑन nxn अपॉन हमने करिए 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। तो ये डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है, इसको तुम बाहर रख सकते हो, तो इसको तुम बाहर कर ले, कुछ और नहीं है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 है, तो वैसे भी लिख सकते हो तुम, या तुम्हें अगर ऐसे ही रखना है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n हमने बाहर कर लिया। अब एक्सपेक्टेशन को शिफ्ट करोगे इनसाइड, ई ऑफ x1 म्यू 2 टाइम ई ऑफ x2, सो 2 म्यू है ना, 3 म्यू एंड सो ऑन n टाइम म्यू। तो म्यू कॉमन ले लो तो कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ओनली म्यू यू विल गेट। पता चल गया कि जो ऑल 4 ऑप्शंस आर अनबायस्ड एस्टिमेटर। ओके, मतलब अनबायस्ड चेक करने का क्या है, सिंपल, जो भी एस्टिमेटर है उसका मीन फाइंड करके देखो, इफ यू गेट दैट तो पता चल जाएगा, इजी है। ओके, तो इसमें कुछ पूछना है किसी को अभी तक? तो आगे नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, पहले कंसिस्टेंट डिस्कस करते हैं। सो सर एक क्वेश्चन है मेरे पास अनबायस्डनेस का। बताइए। X फॉलो कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 3 एंड लैम्डा। अच्छा एक मिनट, बताओ। X फॉलो कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 3 एंड लैम्डा। चेक करना है कि 3n डिवाइड बाय समेशन xi अनबायस्ड है लैम्डा का कि नहीं। 3n बाई समेशन xi, ये अनबायस्ड है या नहीं, तो इसका मीन कैसे फाइंड करोगे? दिस इज अनबायस्ड
फॉर लैम्डा और नॉट। हाँ जी, हाउ विल यू चेक? सर इधर फिर वो डाउट आ गया ना कि 3 और कौन से पैरामीटर्स है ये, उस हिसाब से पीडीएफ चेंज होएगा ना। अच्छा, मतलब वो पीडीएफ क्या है इस गामा का? हाँ, मतलब इस गामा ये e के इसका पावर लैम्डा x मतलब 1 बाई ये जो मैं यूज करता हूँ गामा अल्फा बीटा रेज़ टू ये वाला है क्या? नो सर, हाँ e के पावर लैम्डा। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या ये करूँगा? है मतलब a to the power lambda by एक gamma lambda to the power minus x to x to the power lambda minus 1. अच्छा एक मिनट, तो मैं इस फॉर्म में मतलब तुम्हारा मतलब है ये अल्फा की जगह 3 बीटा की जगह लैम्डा है, तो वो पीडीएफ कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ? हाँ 1/2 स्टैंडर्ड लैम्डा फॉर्म में बता 1/, लैम्डा x स्क्वायर e के पावर लैम्डा x। ओके ये सर है, लैम्डा के ऊपर है, लैम्डा के ऊपर है। ओके ठीक है, लैम्डा के ऊपर है। हाँ सर, e के पावर हाँ माइनस ठीक है, लैम्डा मतलब ये x। गामा 3 हो गया ना, मतलब ऐसा गामा 3 कितना 2 फैक्टोरियल है ना, ठीक है। अच्छा तुम लोग वो 1 बाई गामा अल्फा ऊपर है बीटा रेज़ टू पावर अल्फा, ठीक है। हाँ यहाँ तक ठीक है ना? यहाँ माइनस तो नहीं है? सर माइनस ही होगा। ओके, अब क्वेश्चन है इसमें क्या ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है? तो ऑप्शन क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन है, क्या ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है, या ऑप्शंस दिया है? चेक करना है। सर इसमें 1/समेशन xi का एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे ना। हाउ विल यू फाइंड इसका फिर? समेशन xi तो इधर मतलब समेशन xi का पहले पीडीएफ निकाल लीजिए। जैसे जैसे मान लो इसको मैं ले लेता हूँ, कुछ नया नाम दे दो है ना, जैसे मान लो चलो टी ले लेते हैं सपोज। सो हम टी का नाम दे देते हैं समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, और इसका हम लोग IID है ना, तो हम लोग वो यूज कर सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब MGF यूज करके तुम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाओगे। क्या आएगा? सर उसका मीन कितना होगा, lambda by 3 होगा या 3 by lambda? इसका हाँ, तुम लोग जो हाँ यूज PDF यूज किए हो तो उसका होता है अल्फा अपॉन बीटा ना, तो क्या यूज करते हो? अल्फा पर बीटा होगा। हाँ 3 बाई लैम्डा होगा इसका। लैम्डा होगा इसका। क्योंकि वो हम जब मैं यूज करता हूँ उसमें अल्फा इंटू बीटा होता है, इसमें अल्फा अपॉन बीटा होता है इस वाले में। सो 3 बाई लैम्डा म्यू है ना, वेरिएंस 3 बाई लैम्डा स्क्वायर है। और तो हो गया सर, 3 by lambda is equal to x bar करके x bar भेज देंगे। अच्छा एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पहले, या तो एन को साथ ले लो, तो ये तुम्हारा ऐसा लिख सकते हो इसको, ये कुछ और नहीं 3 बाई एक्स बार है, दिस इज 3 बाई एक्स बार है ना, तो हम एक्स बार का मीन निकाल सकते हैं, मतलब एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं क्या आएगा, या समेशन एक्स आई का निकाल लो। हाँ तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखूँ इस टर्म में, इसका MGF लिखना पड़ेगा। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मीन हमारा है 3 by lambda, मीन कह सकते हैं x। तुम ये कहना चाह रहे हो कि ई ऑफ x बार इज एक्स इक्वल टू बार जो 3 है, by lambda। हाँ 3 बाई लैम्डा है, फिर हाँ हाँ, तो x बार जैसे मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 बार। एक्सपेक्टेशन ऑफ मतलब क्या तुम कह रहे हो, 3 बाई एक्स बार लिख दूं मैं हाँ इक्वल टू लैम्डा, एक्सपेक्टेशन x। हाँ ऐसा कैसे लिख सकते हैं? नहीं, रैंडम वेरिएबल चेंज हो गया। मैं हाँ वो नहीं कर रहा हूँ सर, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x को लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू 3 बाय lambda लिखते हैं ना। हाँ ठीक है। हाँ तो lambda को ऊपर ला दीजिए और एक्सपेक्टेशन x को नीचे दीजिए।
तो मैं कैसे लिखूं बताओ हमको तुम? लेमडा का ही अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना था ना, हम्म, इसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जगह पे एक्स बार लिख दीजिए, हाँ यहाँ तो लिख दिया मैंने। एक्स मतलब बार, यहाँ से एक्स लैम्डा बार इज 3 बाय एक्स बार इज इक्वल टू 3 बाय लैम्डा। हाँ भाई यहाँ लिखा तो है, ये लिखा तो है ये, हाँ सबको दिख रहा है क्या? तो फिर लेमडा को ऊपर ला दीजिए और इसको नीचे भेज। कैसे लिखूं बताओ, तुम कैसे कहना चाह रहे हो, तुम्हारा पॉइंट में समझूंगा। सर उन एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन मैं एक्स डायरेक्ट कर रहा हूँ। इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। आई गेस वो उसमें वो हो रहे हैं सर, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 बाय एक्स बार इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार ना। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं लिख सकते ना, मतलब इसको ब्रेक वो नहीं कर सकते हम, दोनों अलग मैं अलग ये लाइन में नहीं मिलेगा। कह रहा हूँ हाँ तो वही तो मुझे समझ नहीं क्रॉस आता। मल्टीप्लाई बोल रहे हैं। सर वो बोल रहे हैं लैम्डा इक्वल्स टू 3 अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। आई गेस हाँ वो बोल रहे हैं। अच्छा ओके, तो तुम ये कहना नो चाह रहे हो नो कि नो 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 सर, हम्म। मैं डायरेक्ट सिंपली एक्स बार लिखने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ एक्स बार हुआ, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से ड्रॉप पे लिखते एक्स बार इज इक्वल टू 3 बाय लैम्डा, हाँ और लेमडा को ऊपर ला दीजिए, एक्स बार को नीचे ला दीजिए, हाँ ये, लेमडा का एस्टिमेट निकल गया ना सर इसमें। हाँ यही हमारा वो अनबायस्ड हुआ है। लेकिन ये कौन सा मेथड हुआ? मतलब आंसर हो सकता है कोइंसिडेंटली सेम आता हो, बट ऐसे लिखना ठीक नहीं है। तब उसके लिए क्या करते हैं हम, एक समेशन एक्स आई का वो निकाल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो ऐसे ये लिखना ठीक नहीं है, फिर ठीक है, तो हमारे पास मतलब वैसा होता फिर तो कुछ और हो सकता है, और भी तरीके हैं, मतलब वैसा नहीं होगा मान वरना लीजिए वो। सर कई जगह हम लोग क्या करते थे, जैसे थीटा बाई वन, थीटा माइनस वन का अगर अनबायस्ड एस्टिमेट का निकालना था तो आता था ऐसे समथिंग एक्स बार बाई एक्स बार माइनस वन, फिर उसको इधर लेके थीटा को अलग देते हम लोग लास्ट टाइम में। मतलब कुछ क्वेश्चन में आगे आएगा ऐसे, वही ओके रूल यहाँ भी है। चेक कर देंगे, कोई ट्रिक्स हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर ये हमेशा करेक्ट होगा क्या, मतलब हो सकता है किसी नहीं पर्टिकुलर केस सर, में ये करेक्ट। करेक्ट नहीं होता है। आई गेस एक क्वेश्चन है शायद तक थीटा इंटू एक्स रेस टू थीटा प्लस वन, मुझे मतलब श्योर नहीं है वो क्वेश्चन। उसमें 1 अपॉन एक्स का निकालते हैं ना, तब n माइनस 1 अपॉन जो भी स्टैटिस्टिक्स दिया होता है वो आता है। तो क्योंकि ये हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो यहाँ 1/2 है तो ई 1/x सर एक्स बार तो सैंपल से आता है ना, 2 आ जाएगा। हाँ 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 एक्स बार तो सैंपल ऑब्जर्वेशन से आता है ना सर, ये तो 3 बाई लैम्डा के बराबर कैसे हो जाएगा? वही वही, मतलब ये लिखना गलत होगा क्योंकि ऐसे नहीं लिख पाएंगे, मतलब ये कोई ट्रिक हो सकता है ऐसे कि लिख दे, लेकिन ऐसे कोई इन जनरल लिखना गलत है, मतलब ऐसा ना, क्योंकि ऐसा 1/x का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और हो जाएगा, या 1/x टाइम पीडीएफ, तो चेक करेंगे, देखते हैं होता है तो। अभी क्या करते हैं हम, समेशन एक्स आई का वो निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो बताओ जी, तुम कोई बताओ इस गामा का एमजीएफ क्या होता है, गामा अल्फा बीटा का इस केस में। सो व्हाट इज एमजीएफ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करता हूँ, क्या डायरेक्ट याद है किसी को फॉर्मूला? हाँ 1 minus t upon beta whole is for minus alpha. हाँ 1 - t अपॉन बीटा होल अपॉन माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये किसी एक एक्स आई का है, अब हम समेशन का फाइंड कर रहे हैं, तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि लाइक जैसे क्या होगा, हमें एम जी एफ चाहिए टी का, ठीक है मैं ये लिख रहा हूँ, तो मतलब एम जी एफ समेशन एक्स आई का चाहिए। तो इसका हमने पढ़ा था, ये प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि आई आई टी है, और कोई भी एक ले लो, x1 ले लो टी का, ठीक है 1 to n, और इसका क्या होता है, ये हमारे पास है दिस 1 - t अपॉन बीटा, तो इसके अकॉर्डिंग बीटा है लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा एंड दिस रेज टू पावर तुम्हारा है माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा इज -3, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट है, तो मतलब ये पावर n हो जाएगी एक्चुअली, तुम इसको n टाइम मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, पावर n हो गई। तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इससे मैच करो, अब इससे कंपेयर करो, यू कंपेयर इट विद दिस, डायरेक्टली याद है डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन मैं डिराइव कर लेता हूँ। सो इससे अब कंपेयर करो, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस समेशन एक्स आई, गामा 3n कॉमा लैम्डा,
इस नोटेशन के अकॉर्डिंग? आर यू ऑल कन्विंस्ड? Yes, sir. मतलब इससे कंपेयर करो तो अल्फा की जगह 3n आ गया बस, तो अल्फा की जगह 3n है तो ये 3n हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम पीडीएफ लिख लेंगे और फिर अब मुश्किल नहीं है, अब क्या है देखो, तो हमने क्या किया है, टी का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी एज गामा 3n कॉमा लैम्डा। अगर तुम्हें डायरेक्टली प्रॉपर्टी याद है तो डायरेक्टली सीधा लिख सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसका मीन निकालना है। देखो अब हमें, हमारे पास एस्टिमेटर क्या पूछा था, क्या ये अनबाइस्ड है, कौन सा, 3n बाई समेसन xi, तो मैंने समेसन xi का t नाम दे दिया, मतलब 3n अपॉन t हो गया। और मुझे t का वो पता है, क्या पता है, डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो मुझे फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ 3n अपॉन t। और हमारे पास एक फॉर्मूला है मीन में, फॉर्मूला क्या है कि जैसे तुम्हें एक्सपेक्टेशन निकालना है किसी gx का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, gx इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, x का कोई भी फंक्शन है तो, और उस पर जो भी लिमिट इंटीग्रेट कर दो, सेम ये t का फंक्शन हो गया, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ t। तो तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ t जो है मतलब वो उसमें वेरिएबल t यूज करना था, मैंने t लिखा, x लिखना है तो x लिख लो, y लिखना है तो मैं इसको y लिख सकता हूँ t की जगह, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन, t की जगह तुम y यूज कर लो। सो दिस इज 3n अपॉन t, अब इसका पीडीएफ, और इसको इंटीग्रेट कर लो, dt मतलब t वेरिएबल है मेरे यहाँ पे, और फॉर्मूले में भी x की जगह t यूज करो। सो जो पीडीएफ इसने यूज किया है वो मैं लिख देता हूँ, यह है लैम्डा क्यूब अपॉन गामा 3, तो यहाँ होगा लैम्डा रेज़ टू पावर 3n, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ अल्फा की जगह 3n है, और गामा ऑफ 3n e रेज़ टू पावर 3 माइनस, ठीक है ना, 3 माइनस 1 है तो यहाँ होगा 3n माइनस 1, और क्या है, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x है ना, तो e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x को t लिखना है, ठीक है, ये 3n माइनस 1 है। चेक करो ये पीडीएफ एक बार, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ना, 1 बाई ये जो यूज़ करते हैं गामा अल्फा बीटा रेज़ टू पावर अल्फा, ठीक है ना, e रेज़ टू पावर तुम लोग यूज़ करते हो बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स और एक्स रेज़ टू पावर अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो ये वाला पीडीएफ यूज़ किया हमने। आ गया अनबायस्ड सर। तो इससे अब ये मीन निकाल लोगे ना इसका, सिंप्लीफाई करके, हाँ लिमिट क्या होगी टी की, तो 0 to infinity। अब इसको मीन निकालो, ये आ रहा है क्या, चेक करो लैम्डा आ रहा है क्या, सर आ गया अनबायस्ड है। ओके। तो जैसे वो कह रहा था 2000 आई थिंक, तो आंसर तो आई थिंक सेम ही है, सॉरी सेम कह रहा हूँ, मतलब वो जो कह रहा था ये ऐसा आ रहा है, लेकिन हमेशा पता नहीं जनरल ट्रू नहीं है वो, तो उसको देखना पड़ेगा मुझे, कभी कभी हम शॉर्टकट में लिख देते पर हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जो प्रूव करेगा। चलो देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन होगा तो मुझे भी सीखने को मिलेगा, क्या है ना, टीचिंग क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस। अच्छा तो इसमें किसी को डाउट है क्या, किसी को, जैसे वो क्या किया मैंने, मुझे xi का डिस्ट्रीब्यूशन पता था, तो मैंने पहले समेसन xi का हमने mgf यूज करके फाइंड कर लिया, तो ये 3n कॉमा लैम्डा आ गया। अब इससे मैं पीडीएफ लिख सकता हूँ t का, अब t का पीडीएफ लिख सकता हूँ, और मुझे चेक करना था क्या ये अनबाइस्ड है, तो मुझे इसका मीन फाइंड करना था, तो जो भी एस्टिमेटर है उसका मुझे मीन फाइंड करना था, ये जो भी है इसको कुछ और नाम दे दो। तो हमने यहाँ तुम y ले सकते हैं t की जगह, अगर मैं t जो लिया है मैंने, तुम इसको y चाहो तो समेसन xi को y ले लो उसके अकॉर्डिंग, तो जैसे भी तुम्हें बेटर लगे। और यहाँ मैं इसको मैं t1 कर देता हूँ, तो लाइक दिस इज t1 बोल दो, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि हमने t1 का मीन फाइंड किया, यहाँ से क्या है, हम t1 का मीन फाइंड कर रहे हैं, और वो लैम्डा आ गया। अब ये लैम्डा आ गया, चेक कर लो इसको इंटीग्रेट करके, जस्ट गामा यूज कर सकते हैं आई थिंक आप, सो यू चेक दैट।
तो यहाँ जब टी मैंने कैपिटल यूज कर लिया उसको तुम स्मॉल यूज कर लेना। तो अगर लैम्डा आ गया दैट्स फाइन, ठीक है। और कोई डाउट है अनबायस्ड वाले क्वेश्चंस में? और किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है या कोई बाहर का क्वेश्चन है अनबायस्ड पे? सो वी कैन ट्राई। ओके नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी आते हैं तरह कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। सो डेफिनेशन क्या होगा? एक्चुअली इसमें एन का थोड़ा रोल है बिकॉज वी विल बी फाइंडिंग द लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। तो एक तो बेसिक डेफिनेशन ये है सिंपल, इसमें अगर देखोगे तो लाइक मान लो ऐसा है, लेट x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल, है ना, ऑफ साइज n, और इसमें कुछ पैरामीटर होगा लाइक फ्रॉम पॉपुलेशन विथ PDF। सो एफ ऑफ अज्यूम करो थीटा है, ठीक है, थीटा उसमें पैरामीटर है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं लिखूं कि स्टैटिस्टिक्स टी, तो देखो टी के बदले यहाँ मैं TN यूज करूंगा क्योंकि एन का थोड़ा रोल है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए। तो टी भी ठीक है बट एन का यहाँ रोल है इसलिए मैं TN यूज करूंगा। सो स्टैटिस्टिक्स TN इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ये डेफिनेशन यूज कर रहा हूं मैं, फॉर थीटा इफ, तो जैसे मैं लास्ट क्लास में भी लिख रहा था, TN कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज दिस कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। ओके सो कोई डेफिनेशन बताओ मुझे, इसका याद है? इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूं? क्या लिखा था हमने इसमें? कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही, प्रोबेबिलिटी mod of Tn minus, और केवल कन्वर्जेंट अब थीटा बोल रहे हैं। अगर मैं लेस देन इन्फिनिटी लिखूंगा तो यहाँ मुझे 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ लेस देन एप्सिलॉन है फॉर गिवन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन गिवन होता है, ठीक है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिमिट दिस विल कन्वर्ट टू 1, या अगर तुम मोर देन एप्सिलॉन लिखोगे तो यहाँ तुम्हें 0 लिखना पड़ेगा, वो चीज़ है। सो ये डेफिनेशन था कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का। तो बुक में हो सकता है ऐसा डेफिनेशन लिखा हुआ हो। ओके तो यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी TN यूज कर रहा हूँ। तो ऐसे हर क्वेश्चन में चेक करना डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, कर भी सकते हो। और एक दूसरा इक्विवेलेंट डेफिनेशन भी है इसका, एक ये लिखो, या दैट इज, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके लोग लिखते हैं, दैट इज एक और एज ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो एक्सपेक्टेशन है ऑफ दिस थीटा n कैप माइनस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये दूसरा डेफिनेशन है इसका, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा इसी का मतलब है। सो दिस इज अदर डेफिनेशन ऑल्सो। अगर ऐसा होता है देन विल कॉल थीटा एन कैप, मैं TN यूज करता हूँ, TN। और मेनली हम ये दोनों में से कुछ भी यूज नहीं करेंगे ज़्यादातर, हमारे पास एक रिजल्ट है, हम ज़्यादातर वही यूज करेंगे। बस अगर ऐसे कुछ दिखता है, सो एग्जाम मान लो 4 ऑप्शंस हैं, सो तुम्हें पता होना चाहिए इसका मतलब भी वो होता है। या इसको मैं इतना ना लेके मैं इसको इक्विवेलेंटली दूसरा रख देता हूँ, ठीक है, वो वही चीज़ है, वो तुम अगर देखोगे। सो दैट इज एक्चुअली वो मैं लिखा था वेरिएंस कन्वर्जेस टू 0, वही मतलब है। सो मैं एक रिजल्ट लिख देता हूँ या थ्योरम लिख देता हूँ।
सो डायरेक्ट लिखता हूँ एन एस्टिमेटर Tn is consistent क्योंकि ये रिजल्ट जो है ना ये तुम्हें बताएगा दिस इज सफिशिएंट नॉट नेसेसरी, है ना। सो लाइक नेसेसरी सफिशिएंट पता है ना, जैसे क्या होता है कंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा, तो वो जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा नेसेसरी कंडीशन, और क्या होगा तो सफिशिएंट होगा। सो दैट विल बी, मतलब क्या होगा ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस कंडीशन इज, मैं लिख देता हूँ, ये रिजल्ट जो है थ्योरम, दिस इज सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। सो मतलब क्या है कि कुछ रिजल्ट तुम्हारे पास होगा जो ये बताएगा कि वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। अगर ऐसा होता कि कंसिस्टेंट है, ठीक है, और उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, तो ये होगा नेसेसरी, इसको नेसेसरी बोलते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वो फिर कंसिस्टेंट नहीं होगा, इसलिए। तो अभी में जो लिख रहे हैं ये नेसेसरी नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन है। और ये क्या कंडीशन है, सो ये कंडीशन कुछ ऐसा है, आई थिंक यू ऑल नो। सो इफ Tn is an estimator such that, yeah, statistics है ना, is statistics such that ऐसा हो कि expectation of Tn, ठीक है, this converges to 0, सॉरी, जिस भी पैरामीटर का तुम वो फाइंड कर रहे हो थीटा के लिए, तो म्यू या थीटा जो भी है, सो थीटा when n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिखना बात बराबर है अगर मैं ऐसा लिखूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Tn इज थीटा, ना ऐसे लिखो, या तुम ऐसे लिखते हो कि दिस इज थीटा व्हेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बात बराबर है। एंड है और नहीं है, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ Tn दिस शुड बी 0, ठीक है। तो ये जो है, ये अगर ऐसा होता है देन Tn is consistent estimator for theta, ओके। तो कंसिस्टेंट है तो ऐसा जरूरी नहीं होगा, बट ऐसा है तो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ये वन वे है, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है दोनों, सो वो कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट है जरूरी नहीं ये होल्ड करे। इसमें किसी को दिक्कत है समझने में, कोई स्टैटिस्टिक्स है तुम्हारे पास, उसका मीन फाइंड करो, जैसे हम उसमें कर रहे थे, अनबायस में कर रहे थे, तो यहाँ अनबायस नहीं बोलेंगे इसको, कई बार इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ऐसा हम बोल सकते हैं ये अनबायस्ड है, तो ये तुमने एक वर्ड सुना होगा एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, है ना, वो होता है, एग्जैक्टली अनबायस्ड नहीं है। सो लाइक Tn अनबायस्ड नहीं बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लिमिट ले रहे हैं ना, विल कन्वर्ज, और अनबायस्ड में कोई लिमिट नहीं था। यहाँ तक ठीक है जी। एंड वेरिएंस होगा और नेसेसरी मतलब both way ना, रिपीट करो, मुझे समझ नहीं आया। सफिशिएंट कंडीशन मतलब वन वे और नेसेसरी कंडीशन मतलब बोथ वे ना, वो भी वन वे, मतलब लेफ्ट टू राइट, तो मतलब दोनों वन वे है। इफ एंड ओनली इफ, तुमने वर्ड सुना होगा, इफ एंड ओनली इफ, ये डबल इंप्लाइज, वो टू वे होता है। तो वन वे का मतलब, सफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा होगा तो कंसिस्टेंट होगा, तो ये वाला कंडीशन है। अगर ऐसा होता है, देखो जैसे अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि वो सफिशिएंट है, सॉरी एस्टिमेटर कंसिस्टेंट है। तो ये जो कंडीशन मैंने लिखा है, ये वाला सफिशिएंट कंडीशन है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होने के लिए। अब जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, है ना। सो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई एस्टिमेटर कंसिस्टेंट है, तब उसके बारे में तुम डेफिनेटली क्या बोल पाओगे,
इफ एस्टिमेटर इज कंसिस्टेंट देन व्हाट विल हैपन, तो वो जो बाद में बोल रहे हो देन के बाद, दैट इज नेसेसरी। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई एस्टिमेटर कंसिस्टेंट है, अगर है, तुम्हें क्या दे रखा हूँ मैं, सो इफ आई गिव यू दैट यू हैव अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, देन यू कैन नॉट से दैट मीन विल बी थीटा या मीन विल कन्वर्ज टू थीटा एंड वेरिएंस विल कन्वर्ज टू जीरो, यू कैन नॉट से, बिकॉज दिस इज नॉट नेसेसरी, दिस इज सफिशिएंट। सो अगर ये होल्ड कर रहा है तो गारंटी देगा कंसिस्टेंसी का, अगर कंसिस्टेंट है तो ये नहीं भी हो सकता है। एक मिनट, ये कुछ सिस्टम प्रॉब्लम। ओके, मेनली यही यूज करना है। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस एक दो इसका करते हैं, फिर जैम का भी एक दो देखते हैं करके। करना है जैम का, एक दो पहले इसका करके देख लो। द क्वेश्चन इज, जैसे तुमने अभी देखा है, एक क्वेश्चन इसका करते हैं, फिर जैम का पेपर खोलते हैं, उसमें देखते हैं अनबायस्ड फॉर्स पे क्या है। So like you have x1, x2 and xn from normal mu sigma square, ठीक है, IID। तो तुमने बताया था कि जो MLE इसका आया था, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ठीक है, किसका, म्यू का, वो हमारे पास था 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, क्या आया था, ठीक है, म्यू का। सो क्वेश्चन है क्या ये कंसिस्टेंट है, सो इसको मैं बोल देता हूँ T1। सो इज T1 कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर म्यू, क्वेश्चन ये है। सो हाउ कैन वी चेक दैट, क्या T1 कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है म्यू का? सर म्यू का MLE x बार था ना? ओह सॉरी, हम सिग्मा स्क्वायर, सॉरी, हाँ ये सिग्मा स्क्वायर का, हाँ म्यू का सिग्मा स्क्वायर। अच्छा एक बार वही चेक करते हैं, अभी एक सिग्मा स्क्वायर का चेक करते हैं, स्मॉल मिस्टेक। हाँ, क्या कंसिस्टेंट है सिग्मा स्क्वायर के लिए, क्योंकि ये MLE उसका था, सॉरी सिग्मा स्क्वायर को मैंने म्यू करेक्ट किया, हाँ सॉरी। तो क्या चेक करोगे, ये वाला कंडीशन चेक करो, अगर होल्ड करती है तो कह सकते हो। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, अगर ये होल्ड ना करे तो फिर कुछ नहीं कह सकते तुम, टेस्ट फेल हो जाएगा। अगर होल्ड करती है तो एस्टिमेटर कंसिस्टेंट है, अगर नहीं करती है तो कुछ नहीं कह सकते, देन तुम्हें कोई और तरीके से चेक करना होगा। तो इसमें आई थिंक इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बताया था हमने, ये कुछ और नहीं है, जैसे n-1 अपॉन n एस स्क्वायर हो जाता है ना, मतलब n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये एस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बचेगा n-1 अपॉन n एस स्क्वायर। हाँ अब तुम इजीली चेक करके बता सकते हो। अच्छा तुम्हें याद हो कि ये अनबायस्ड नहीं था, हमने चेक किया था, सो मैं ऑप्शन ही बना सकता हूँ इससे, है ना, तो हम लोग ऑप्शन ही बना सकते हैं। तो हमने ये देखा था कि दिस कंसिस्टेंट होगा, T1 जो था दिस इज नॉट अनबायस्ड, ठीक है, फॉर सिग्मा स्क्वायर, ये हमने चेक किया था पहले स्टार्टिंग में ही, क्या ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का जो MLE है। सो ये अनबायस्ड नहीं था क्योंकि इसका मीन तुम्हारा n-1 अपॉन n सिग्मा स्क्वायर आ जाता है। अब क्या है, हाँ जी, तो सबको समझ आया क्या? क्वेश्चन ये है व्हाट इज द मीन ऑफ T1। सो मीन ऑफ T1 इजीली फाइंड कर पाएंगे सब लोग, n-1 अपॉन n, और E ऑफ एस स्क्वायर होता है सिग्मा स्क्वायर। अब हमें अनबायस्ड नहीं चेक करना, हमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेके चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ T1। बताओ अभी तुमने लिमिट कंटिन्यूटी पढ़े होंगे तुम लोगों ने, यहाँ से लिमिट पढ़ा होगा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस n के टर्म में, बताओ क्या आएगी इसकी लिमिट, सिग्मा स्क्वायर।
तो तुम इस बाहर वाला कोएफिशिएंट है उसको लिख सकते हो 1 - 1/n, तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर। सो ये तुम्हारा पैरामीटर जो भी थीटा है, तो मैंने जब सिग्मा स्क्वायर की बात की तो सिग्मा स्क्वायर इज अ पैरामीटर। ओके, हमने ये भी पता है कि वेरिएंस ऑफ T1, वेरिएंस ऑफ T1 की बात कर रहा हूँ ना, नॉट एस स्क्वायर, T1। सो वेरिएंस ऑफ T1 जब आप फाइंड करोगे क्या मिलेगा, तो ऐसा करना n-1 s स्क्वायर अपॉन n-1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, मैं इसका वेरिएंस निकाल रहा हूँ। तो कांस्टेंट का वेरिएंस, उसका वेरिएंस मुझे पता था, एस स्क्वायर का वेरिएंस 2 सिग्मा 4 अपॉन n-1, ये था ना। तो हमारे पास आया न्यूमरेटर में 2 टाइम्स n-1 सिग्मा 4 अपॉन, डिनोमिनेटर में है n स्क्वायर, क्योंकि मैंने एक n-1 कैंसिल कर दिया। बताओ व्हाट इज द लिमिट, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द लिमिट ऑफ वेरिएंस ऑफ T1 व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो सिंपली तुम देख पाओगे कि डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी ले ना, तो पावर ज़्यादा है, सो इट विल अप्रोच टू इंफिनिटी, डिनोमिनेटर ज़्यादा स्पीड में, सो लाइक टोटल 0 पे हो जाएगा, इतना लिमिट तुम्हें पता ही है। सो दिस विल गो टू 0। सो अकॉर्डिंग टू जो हमने एक रिजल्ट लिखा है अभी, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी स्टैटिस्टिक्स का मीन पैरामीटर के इक्वल है, थीटा के इक्वल है, जिसका भी तुम एस्टिमेटर फाइंड कर रहे हो, और वेरिएंस 0 के इक्वल है, लिमिट के साथ है ना, लिमिट, सो या कन्वर्स में बोल सकते हो ना इसको, दूसरे वर्ड में फर्स्ट लाइन को लिख सकते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ Tn कन्वर्जेस टू थीटा, एंड ये है वेरिएंस ऑफ Tn कन्वर्जेस टू 0। तो बुक में मोस्टली ऐसा लिखा होगा, और ये जो कन्वर्जेस है ये रियल वाला कन्वर्जेस है, जो सीक्वेंस होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ये रियल ना, थोड़ा इसमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। सो ये एक सीक्वेंस है ये Tn, और वो थीटा पे कन्वर्ज करिए जब n टेंस टू इंफिनिटी है, दिस एज n टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है जी, मतलब ये इक्विवेलेंट कंडीशन है, तो इसका मतलब ये हुआ तो हमने ये प्रूव कर दिया। ओके, तो बी ये आया कि T1 इज अनबायस्ड नहीं था बट कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर, है ना। अच्छा चलो, जैसे मीन की बात करोगे तो तुम्हें इसी में मीन का अगर देखोगे तुम, तो मैं 2 ऑप्शन ऐड करता हूँ। जैसे हमने देखा था कि x बार इज अनबायस्ड, तो करेक्ट हो गया, फॉर म्यू, ठीक है। क्वेश्चन ये है डी x बार इज कंसिस्टेंट फॉर म्यू, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू, क्या ये सही है? x बार कंसिस्टेंट है, चेक करो। अनबायस्ड है वो तुमने चेक किया था पहले, क्या ये कंसिस्टेंट है म्यू के लिए? हाँ सर। तो फिर से हम क्या चेक करेंगे कि ये जो x बार है उसका मीन क्या होता है। x बार का मीन तुम लिमिट लगाओ नहीं लगाओ म्यू आएगा, है ना। तुम लिमिट लगा लोगे तो भी म्यू ही रहेगा, क्योंकि n इसमें तो है नहीं। और वेरिएंस ऑफ x बार तुम्हें पता है क्या, सिग्मा स्क्वायर बाई n, सिग्मा स्क्वायर, और लिमिट लोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वेरिएंस ऑफ x बार इज 0। तो इसका मतलब है कि जो एक्सपेक्टेशन है दैट कन्वर्जेस टू म्यू, मतलब पैरामीटर, और वेरिएंस इज 0, इसका मतलब यस, सो x बार इज कंसिस्टेंट फॉर म्यू नॉर्मल में। इसमें किसी को डाउट है एग्जांपल में? अभी मैं रिजल्ट यूज किया हमने यहाँ पे। सर ये जो वेरिएंस ऑफ t जो निकाले हैं, यहाँ तो यहाँ 2 सिग्मा पावर 4 डिवाइड बाई n-1 होगा ना? कहाँ T1 पे? मतलब ठीक है 0 तो आया, ठीक है वो तो 0 आएगा, लेकिन ये जो वेरिएंस ऑफ T1 निकाले हैं वो
2 टाइम्स सिग्मा पावर 4 डिवाइड बाय n-1 होगा ना सिर्फ। तो ये तुम बोलो ये नहीं लिखे, ये कह रहे हो? सर लिखने के बात नहीं है सर, इसमें तो कैंसिल आउट भी तो हुआ है। तो ये जो नीचे उसके जस्ट नीचे वाले स्टेप में, यहाँ देखो, यहाँ मैं इसका वेरिएंस लिखा हूँ, इसका T1 हमारा क्या है, ये है ना? हाँ सर। मैंने इसका वेरिएंस लिखा, एस स्क्वायर का नहीं, तुम जो बोल रहे हो एस स्क्वायर का है सर। दिस इज वेरिएंस ऑफ ओनली एस स्क्वायर, है ना? बट हमें तो वेरिएंस T1 का लिखना है। T1 क्या है मेरा? ठीक है, चेक करो। हमें एस स्क्वायर है ना, हमें एस स्क्वायर का वेरिएंस नहीं लिखा, हमारे तो T1 जो है वो ये है n-1 अपॉन n एस स्क्वायर है, तो मुझे इसका वेरिएंस लिखना है। तो कांस्टेंट मैंने बाहर किया स्क्वायर करके, एंड देन सिर्फ एस स्क्वायर, अगर अच्छा मैं सिर्फ एस स्क्वायर के लिए पूछता तुमसे तो वो भी कर सकते हो तुम। ओके, जैसे एस स्क्वायर है तो क्वेश्चन ये होता तुमसे कि उसी क्वेश्चन में x1 x2 इस तरह से है, xn है ना, IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, और एस स्क्वायर तुम्हें पता है 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, है ना। सो अगर मैं ये पूछता कि एस स्क्वायर इज अनबायस्ड फॉर सिग्मा स्क्वायर इस तरह से, बी में पूछता एस स्क्वायर इज कंसिस्टेंट, अब यही दोनों हमने किया है, कंसिस्टेंट फॉर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। या बताओ क्या करेक्ट होता है? दोनों करेक्ट है, ए बी ऑप्शन। हाँ ना, बोलो भाई। हाँ सर करेक्ट है सर, वहाँ पे दोनों। टी को तो ये मुझे पता है सिग्मा स्क्वायर आता है, और यहाँ तो ये तो है ही, और प्लस वेरिएंस एस स्क्वायर लिखेंगे तो वो होगा 2 सिग्मा 4 जो तुम कह रहे थे, इसलिए मैं लिख दिया। अब इसका लिमिट लगा दोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर, तो वो तुम्हारा आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। सर तो वहाँ टी को स्मॉल एस ले लेंगे, मतलब जो हम लोग लेते हैं सैंपल। अच्छा अच्छा, वो तुम अपने नोटेशन के अकॉर्डिंग चल सकते हो, तो मैं इसको मतलब वैसे इसमें देता, मैंने वैसे कन्वर्ट कर लिया, तो भी वही होगा, तुम चेक करना। मेरा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसका भी तो सेम ही आना चाहिए वैसे, पता नहीं। एक मिनट, तो तुम ये कह रहे हो अपॉन n भी तो है, तो अपॉन n है तो फिर तुम वैसे अगर लिखोगे n-1 एस स्क्वायर है ना, तो काई बाई सिग्मा स्क्वायर, n भी एक्स्ट्रा है यहाँ पे, उसके हिसाब से फिट करो, वैसे ही आएगा। तुम पहले रफ करके देखो, उसको पता चल जाएगा उसमें। सही है, सही है आप। जो तुम सोच रहे हो उसके हिसाब से, क्योंकि n एक एक्स्ट्रा है वहाँ पे, तो ठीक है, मतलब दिमाग लगाना चाहिए। तो ओके, एक दो क्वेश्चन मैं और देखता हूँ। पेपर खोलते हैं, क्या इतना टाइम बचा है? हाँ 10-15 मिनट है, तो एक ऐसा करता हूँ, पेपर सॉल्व करके देखते हैं। ओके, करो ये क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन करो, सबको दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वही अनबायस्ड और कंसिस्टेंट का खेल है, तो हमने दोनों कर दिया डिस्कस, तो चेक करके बताओ मुझे एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन।
इसका आंसर है बताना। Sir, neither unbiased nor consistent. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? तो your अकॉर्डिंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा डी वाला। ओके, अच्छा एक चीज तुम्हें पता है तो इस क्वेश्चन में उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाइनोमियल 1 थीटा है, मतलब बर्नौली है, ठीक है ना। तो समेशन xi जो है वो फॉलो करेगी बाइनोमियल n कॉमा थीटा, मतलब p की जगह थीटा है ना। सो समेशन xi आर दिस, और तुम्हें ये भी पता है कि इसका मीन क्या होता है। तो समेशन xi है उसका मीन है n थीटा। तो मैं डायरेक्टली इसका e ऑफ t निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है, e ऑफ t। तो ये तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, बाहर कर लोगे तो 1/n प्लस रूट n बाहर हो गया कांस्टेंट। समेशन xi का मीन तो n थीटा प्लस कांस्टेंट का मीन एज इट इज रूट n/2। तो जी क्वेश्चन ये है, क्या ये अनबायस्ड है? तो क्या ये थीटा के इक्वल आया है? एग्जैक्टली थीटा आया क्या? नहीं, चेक करो तुम लोग। Sir, sorry, consistent and not unbiased. मैंने एक n भूल गई। ओके कोई बात नहीं। तो मतलब ये अनबायस्ड नहीं है, आपको लोग दिख रहा है ऐसा क्यों है? ई ऑफ टी थीटा नहीं आया डायरेक्टली, तो इसीलिए अनबायस्ड नहीं है। दिस इज नॉट अनबायस्ड। मुझे लगता है मुझे उधर लिखना चाहिए क्योंकि बाकी लोगों को भी समझ आएगा। देखो क्वेश्चन ये है कि x1 xn दीज आर IID बाइनोमियल 1 थीटा। तो जब n 1 हो जाता है बर्नौली हो जाता है। तो हम ये जानते हैं समेशन xi जो है दिस इज बाइनोमियल n थीटा, और मुझे ये पता है e ऑफ समेशन xi जो होगा बाइनोमियल है तो n थीटा ऑन वेरिएंस ऑफ समेशन xi। क्या लिखूं जी मैं? वेरिएंस ऑफ समेशन xi क्या होता है? npq q1 माइनस थीटा है। ओके, तो इसका कंसिस्टेंट में जरूरत पड़ेगी इसलिए। अब आते हैं तुम्हारे टी पे। जो तुम्हारा टी है वो है समेशन xi प्लस रूट n अपॉन 2n प्लस रूट n। चेक कर लो एक बार। ओके, अब मैं क्या कर रहा था, हम इसका e ऑफ t फाइंड कर रहे थे। तो जो डिनोमिनेटर है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है, सिर्फ t एक्सपेक्टेशन उस पर। समेशन xi का मीन है n थीटा और कांस्टेंट का मीन सेम। तो ये कि थीटा के इक्वल नहीं है, इसीलिए t इज अनबायस्ड, सॉरी t इज नॉट अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब थीटा आ जाता, तो नहीं है तो अनबायस्ड नहीं है। ओके, बट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि व्हाट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ ई टी। अब लिमिट तो आता है आप लोगों को, करो। n थीटा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये होगा n थीटा n प्लस रूट n प्लस रूट n बाई 2 टाइम्स n प्लस रूट n। निकालो जी, लिमिट निकालो इसका, कि ये थीटा आएगी। देखो जी इसका तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा 0 पे। क्यों? न्यूमरेटर की डिग्री रूट n है, डिनोमिनेटर n है। चाहो तो एल हॉपिटल लगा लो या जैसे भी कर लो, रूट n कॉमन लेकर काट दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूट n से डिवाइड कर दो, 0 पे चला गया। ये कहाँ कन्वर्ट करेगी? n से डिवाइड कर, हाँ n से डिवाइड कर दो तो थीटा पे। तो थीटा प्लस 0 मतलब फाइनली आ गया थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ई ऑफ टी जो हमने फाइंड किया दैट कन्वर्जेस टू थीटा। जब लिमिट नहीं लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कन्वर्जेस टू, और लिमिट बाहर लिख दूंगा तो इसको लिखना पड़ेगा। तो ये तो ओके है। अब वेरिएंस पे आते हैं, वेरिएंस ऑफ टी। जब वेरिएंस ऑफ टी लिख रहे होगे आप तो कांस्टेंट स्क्वायर बन के बाहर आता है, तो जो बाहर आएगा n प्लस रूट n है वो स्क्वायर बन के बाहर आएगा। अब वेरिएंस ऑफ समेशन xi, तो वेरिएंस ऑफ समेशन xi जो कि है n थीटा 1 माइनस थीटा,
डिनोमिनेटर को कांस्टेंट ले रहा हूँ तो बाहर कर दिया, तो मैं अगर वैसे प्रॉब्लम हो तो इसको ऐसे ध्यान रखना कि ये इस तरह से कुछ है, समेशन xi प्लस रूट एन अपॉन 2। अब वेरिएंस लगाओ तो कांस्टेंट बाहर आया स्क्वायर बन के, अब समेशन xi का वेरिएंस एन थीटा 1 माइनस थीटा है ना, npq प्लस वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज 0, अलोन कांस्टेंट है वेरिएंस 0। अब इसमें तुम्हारे पास है एन थीटा 1 माइनस थीटा, डिनोमिनेटर है एन प्लस रूट एन होल स्क्वायर। बताओ जी इसका लिमिट लो। क्या होगी लिमिट? क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री, हाँ डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है 2 है और न्यूमरेटर की डिग्री सिर्फ n 1 है, n है ना, तो n से डिवाइड करोगे तो नीचे वाला इन्फिनिटी पे जाएगी तो टोटल 0 पे जाएगी, तो वेरिएंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है। तो इसका मतलब हो गया कि वेरिएंस ऑफ t जो है दैट कन्वर्जेस टू 0 एंड एक्सपेक्टेशन कन्वर्जेस टू थीटा, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब t इज कंसिस्टेंट। अच्छा अगर होल्ड ना करे तो जल्दीबाजी मत करना कि नहीं है, फिर वो तुम्हें और तरीके से करना पड़ेगा। मतलब ET एक्सपेक्टेशन गोइंग टू पैरामीटर, वेरिएंस गोइंग टू 0, सो कंसिस्टेंट है। अगर कोई एक फेल हो रहा है मीन या वेरिएंस में तो जल्दीबाजी नहीं करना है, फिर वो टेस्ट ये कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है, इसलिए होल्ड करना। करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा, इससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ओके सो यहाँ पे आंसर समझ आया, मैं वो रिजल्ट यूज कर लिया। तो क्वेश्चन इसका आंसर हुआ कि ये अनबायस्ड तो नहीं है बट कंसिस्टेंट है, बी वाला होगा ना, अनबायस्ड तो नहीं है बट कंसिस्टेंट है। ओके और क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी ये ट्राई करो, इसमें भी क्या है, ये भी है अनबायस्ड कंसिस्टेंट वाला, ये ट्राई दिस 8th क्वेश्चन। क्या होगा? अनबायस्ड है और इनकंसिस्टेंट है, बट सी ऑप्शन करेक्ट। ओके तो यहाँ क्या होगा, मैं इधर ही देखता हूँ। तो आपको क्वेश्चन जो है इस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं x1 x2 x, अच्छा इन्होंने n फिक्स नहीं किया, n+1 तक है, xn भी है और xn+1 भी है, दीज आर IID नॉर्मल μ1 वेरिएंस 1 है, और t जो इसने दिया है 1/2 xn बार प्लस xn+1। तो क्या करोगे, पहले मीन निकालोगे, तो 1/2 एज इट इज, x बार का मीन म्यू ही रहेगा, xn+1 का म्यू, तो ये म्यू आ गया, एग्जैक्टली म्यू आ गया, इसका मतलब है t इज अनबायस्ड। ठीक है, अब हमें कंसिस्टेंट चेक करना है, तो देखो ये म्यू आ गया तो लिमिट लगा लो, तो लिमिट से कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि n तो है ही नहीं, लिमिट तो n पे लगाने हैं, तो कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब वेरिएंस पे आते हैं, वेरिएंस ऑफ t, तो मैं इसे यहीं से लिख देता हूँ, वेरिएंस ऑफ t। सो वेरिएंस ऑफ t क्या होगा, हाफ का स्क्वायर 1/4 बन के बाहर आया, x बार का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई n, और xn+1 का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर,
सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली 1 है, तो इसको मैं 1 कर ही देता हूँ अभी। सिग्मा स्क्वायर यहाँ 1 दिया है जी, तो ऐसे कुछ आया, रहने दो अभी ऐसी। अब लिमिट लगा लो, तो 1/4 बाहर है, 1/n+1। व्हेन यू टेक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ t, तो n टेंस इन्फिनिटी पे 1/n 0, तो आंसर आया 1/4। हटाना क्या चाहिए? 0। 0। ओके, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम? एक मिनट, तो यहाँ आपको फिर देखना पड़ेगा कि व्हाट कैन यू डू हियर। सो कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी वाला लगाना, कॉन्सेप्ट लगाना ना, दिस इज डिफिकल्ट टास्क, बट प्रॉब्लम ये है कि 1/4 इसका वेरिएंस कन्वर्ट कर रहा है ना, तो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब तो ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ से रिजल्ट नहीं मिला, मतलब ये कंसिस्टेंट होता तो ऐसा होता तो कंसिस्टेंट होता, बट ऐसा होल्ड नहीं कर रहा है, सो व्हाट कैन यू से? सो इन दैट केस आंसर तो ठीक है, बट वी नीड सम मोर जस्टिफिकेशन। Variance is going to 1/4. ठीक है, अभी के लिए मैं आंसर करेक्ट कर देता हूँ, कुछ और देखना पड़ेगा। ऐसे ठीक है, अगर 0 होता कंसिस्टेंट है, ऐसे नहीं है, तो अभी के लिए मैं लूजली वी कंसीडर दैट, बट वी नीड सम मोर जस्टिफिकेशन, उसको मैं चेक करूँगा। तो अनबायस्ड तो था बट कंसिस्टेंट नहीं है, इसका जैम में चेक भी करना पड़ेगा। ओके, तो अभी के लिए ये करेक्ट रखते हैं। आ जाओ, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ट्राई दिस। ये टिक लगाया वो पिछले वाला है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। या 16 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। सर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर यूनिक होता है? कंसिस्टेंट यूनिक होता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उसमें 1/n ऐड कर दो तो फिर वो फिर भी कंसिस्टेंट ही रहेगा। अभी आएगा एक ऑप्शन, क्वेश्चन एग्जाम में ही आया है, 4 के 4 ऑप्शन, चारों कंसिस्टेंट है, अभी आगे आएगा। हिंट आई कैन गिव यू हेयर इज, हमने वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर पढ़ा है, उसमें ये कहता है कि 1/n समेशन xi कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex। इसी को मैं जनरलाइज करूंगा तो 1/n समेशन xi स्क्वायर कन्वर्जेस टू ex स्क्वायर, ठीक है। 1/n समेशन xi क्यूब कन्वर्जेस टू ex क्यूब, ये हमने शायद पहले ही बताया होगा। कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी, और कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी है ना, देखो कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी दो चीज से रिलेटेड हो गया, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से भी और कंसिस्टेंसी से भी। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी तो कंसिस्टेंट है, सो डेफिनेशन ही है कि कोई एस्टिमेटर कंसिस्टेंट है दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोबेबिलिटी टू दैट पैरामीटर। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज हेल्प कर सकता है। सो सीधा अगर तुम पहले ऑप्शन ही चेक करो, और पहले ऑप्शन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है कि दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex4। अब तुम सीधा ex4 निकाल लो, ये पीडीएफ पता है ना, तो ex4 मतलब x4 इंटू पीडीएफ, उसका मीन निकाल के बताओ क्या आता है, ex4 निकालो।
सर थीटा आता है e raised to 4। थीटा आ गया तो यही करेक्ट ऑप्शन है, और ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बाकी ऑप्शन चेक ही नहीं करना है। अगर मल्टीपल करेक्ट होता, जैसे 30 to 40 नंबर क्वेश्चन होते हैं, तो चारों हो सकते हैं करेक्ट, 2 3 4 कोई भी ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे तो सिंगल करेक्ट है, 16 नंबर है, 1 to 20 सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो हो गया पहला ऑप्शन करेक्ट। सबको समझ आया जी मैंने क्या किया है? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है तो डेफिनेशन कहता है कि टी कंसिस्टेंट है थीटा के लिए अगर टी विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। तो मैंने वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर को ही लिखा है यहाँ पे जनरलाइज करके। सो यहाँ पे इसी वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से 1/n समेशन xi4 विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ex4, और ex4 निकालते हैं तो थीटा आता है। इसका मतलब ये टी है, ये वाला ए ऑप्शन, टी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, इसका मतलब दिस इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो बस तुम्हें ex4 निकालना है। सर अभी सेकंड वाले में एक्सपेक्टेशन इनसाइड ले लेंगे ना अपन? कैसे? पावर 4 है, कैसे ले सकते हो? हाँ तो फिर x बार मतलब ये x बार कैसे की पावर करेंगे? 4 है, x बार का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। बट स्टिल उसको भी समेशन है ना, मतलब समेशन ऑफ x बार। कहाँ है? नहीं, अच्छा मतलब तुम नहीं n मतलब दिस इज लाइक 1/n समेशन xi पूरे की पावर 4, दिस इज x बार की पावर 4, यही है ना? ओके 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 हाँ। तो x बार का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, फिर x की पावर 4 इंटू PDF फिर हो जाएगा। ओके, और प्रोडक्ट के लिए कैसे करेंगे? हाँ, उसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। IID होगा ये, तो IID है तो हमें पता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हाउ विल यू फाइंड? MGF यूज कर सकते हो, और लेकिन इस क्वेश्चन का नहीं तो अप्रोच क्या सर है? इंडिपेंडेंट है तो एक्सपेक्टेशंस भी सेपरेट कर सकते हैं ना। हाँ हाँ x1 राइट x राइट, अगर तो सीधा थीटा मीन ले रेज़ लो। टू बट उसके लिए x क्यूब का एक्सपेक्टेशन फाइंड करना पड़ेगा, उसको n पावर कर देना। हाँ डायरेक्टली हो जाएगा, यहाँ से EX क्यूब निकल जाएगा, और उसी में क्या है, सबका प्रोडक्ट सबका सेम ही तो है, तो EX हाँ। क्यूब, एक का क्यूब निकालो, उसकी पावर n कर दो। ओके ये हो जाएगा। AX बार का तो पता ही है, x बार का जो भी मीन आएगा वही, तो मीन थीटा नहीं आएगा, मीन यहाँ थीटा नहीं आएगा, चेक करना। हमें पता है कि दिस कन्वर्जेस टू प्रोबेबिलिटी इन EX, बट EX यहाँ थीटा नहीं होगा, क्योंकि थीटा होगा तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ चेक करो, EX तुम्हारा थीटा नहीं आएगा। है ना? तो हम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से जानते हैं कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू EX। अब EX जो भी आएगा उसका अनबायस्ड एस्टिमेटर x बार है। हो सकता है EX तुम्हारा थीटा स्क्वायर आ जाए सपोज, तो इसका मतलब है कि थीटा स्क्वायर का मतलब वो होगा तुम्हारा x बार कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। एनीवे इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है अगर EX4 थीटा आ रहा है तो, बाकी में तुम्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो फाइन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। या व्हाट अबाउट दिस 7th? अनबायस्ड कंसिस्टेंट, तो अनबायस्ड और कंसिस्टेंट मिला के देते हैं ना, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही है। एक मिनट, ये 7th क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये MSQ का 7th तो नहीं है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ओके ओके। तो देख लेना पहले ही, ठीक है, ये मल्टीपल सेलेक्ट में है, इसका मतलब है कि इसमें 1 2 3 4 कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ओके, तो हर ऑप्शन पे तुम्हें सोचना पड़ेगा।
ठीक है, इसको ट्राई करना, मुझे लगता है कि टाइम हो गया है वो खाने का भी और मेरा भी। तो जैम का पेपर भेजा हुआ है मैंने तुम लोगों को, इसमें ढूंढना जो भी अनबायस्ड और कंसिस्टेंट पे क्वेश्चन है सारे ट्राई कर लेना, और जो बचेंगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अभी करके देखना, ना हो तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, अभी चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर। sir.